नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आरसीसी के आपके अपने इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे थे क्लास 10th की साइंस को लेकर। कल जो हमारी क्लास हुई थी उसके अंतर्गत हमने जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था अम्ल, क्षार और लवण, उसको लेकर हमने कल अध्ययन किया था और कंप्लीट उस चैप्टर का रिवीजन किया था बच्चों। और उससे संबंधित बोर्ड एग्जाम में हमारे को किस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे, इन सब बातों का हमने अध्ययन कर लिया था। तो कल हमने 9 नंबर का मैटर तैयार किया था और 9 नंबर का जो कल का हमारा चैप्टर था उसके माध्यम से हमने 6 क्वेश्चन तैयार करे थे। यानी 9 नंबर का जो चैप्टर था उसमें से आपसे बोर्ड एग्जाम में कितने परसेंट पूछे जाएंगे? 6 नंबर। अब आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे बच्चों, हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो ये चैप्टर आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा 8 नंबर का, और यहाँ से आपसे वो कितने परसेंट पूछेगा? 5। तो जैसे ही आज की हमारी क्लास होगी बच्चों, तो 9 नंबर का मैटर हमने कल तैयार किया था, 8 नंबर का मैटर आज तैयार हो जाएगा कंप्लीट। तो 9 और 8 हमारे 17 नंबर क्या हो जाएंगे बोर्ड एग्जाम में पक्के। आज की क्लास होते 8 नंबर पक्के, मतलब समझ लो 5 और प्रश्न आपने सोल्व कर लिए। तो 5 और 6 23 में से कितने परसेंट सोल्व हो जाएंगे? आज आपके 11%। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, ध्यान से समझना आप लोग एक एक चीज को। देखो, चैप्टर नंबर 13 आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों। कंप्लीट चैप्टर का हम लोग रिवीजन करेंगे, किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे और किस टाइप से हमारे को एक एक चीज को सीखना है। तो आप लोग मेरे साथ एंड तक जुड़े रहो। आज का सेशन होते आपका 13वां चैप्टर कंप्लीट रिवाइज हो जाएगा। देखो बच्चों, क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, रिवीजन भी आ जाएगा आपका और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी क्या हो जाएंगे यहाँ से बच्चों आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले मैंने लिखा है निम्न की परिभाषा। कुछ मैंने परिभाषाएं चुनी है कि बोर्ड एग्जामिनर आपसे एग्जाम में किस प्रकार की परिभाषाएं पूछ सकता है। देखो बच्चों, सबसे पहले बात आती है चुंबक की। अगर चुंबक की बात करें, आप सबको पता है सर, चैप्टर का जब नाम लेते हैं तो नाम आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी चुंबक के बारे में तो हमारे को जानकारी होना जरूरी है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका चुंबक को लेकर, यानी मैग्नेट को लेकर। चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो लोहा, निकल, कोबाल्ट और अयस्क जैसे पदार्थों को अपनी ओर क्या करता, आकर्षित करता है, यानी अपनी ओर क्या करता है, खींचता है। तो सिंपल सी परिभाषा आप लोग सभी प्यारे बच्चे याद रख सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो कोबाल्ट, निकल, लोहा और अयस्क जैसे पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। ठीक है, इसके बाद बात की जाती है किसको लेकर? कंपास सुई को लेकर। तो कंपास सुई से संबंधित आप लोग याद रखना बच्चों, कंपास सुई जो है वो एक छोटा बार चुंबक होती है। ठीक है, कंपास सुई क्या होती है बताओ? छोटा बार चुंबक। क्लियर? सबसे पहले आपने पढ़ा चुंबक के बारे में कि सर ऐसा पदार्थ जो लोहा, निकिल, कोबाल्ट और अयस्कों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। चुंबक को मैग्नेट कहा जाता है। ठीक है, कंपास सुई की अगर बात करें तो यह एक छोटा बार चुंबक होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं किसको लेकर? ध्रुव को लेकर, कि चुंबक के ध्रुव यानी जिनको क्या कहा जाता है, पोल कहा जाता है। अब देखो, अगर ध्रुव की बात आ जाए बच्चों तो याद रखना आप लोग, चुंबक के अंदर कितने ध्रुव काम में आएंगे आपके पास में? 2। जैसे मान के चलो यह आपकी एक चुंबक है, इस चुंबक के 2 ध्रुव होंगे, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, अब ध्यान से समझो, चुंबक के सिरे, एक पहले वाला सिरा और एक बाद वाला सिरा। चुंबक के सिरों का पास का क्षेत्र जहां आकर्षण गुण क्या होता है, सबसे अधिक होता है, उसे ध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, ध्रुव किसकी बात करें? चुंबक के ध्रुव को लेकर। तो चुंबक के ध्रुव की जब बात आती है बच्चों तो आप लोग याद रखना
चुंबक के सिरों के निकट का ऐसा क्षेत्र जहां आकर्षण गुण सबसे अधिक होता है चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, याद रखना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो 3 परिभाषा यहाँ से आपके तैयार हो गई। इसके बाद बात आती है बच्चों किसको लेकर, चुंबकीय क्षेत्र को लेकर। देखो, जब चुंबकीय क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं तो याद रखना, चुंबक के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव का क्या किया जा सके, अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र आप लोग याद रखना बच्चों, कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, दूसरी चीज, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो मात्रक क्या होता है बच्चों, याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। और यह जो मात्रक है किसके नाम पर रखा गया था, अमेरिकन इंजीनियर निकोला टेस्ला के सम्मान में रखा गया था। तो आप लोग याद रखना, चुंबक के आसपास का ऐसा क्षेत्र जहां तक चुंबक के प्रभाव का क्या किया जा सके, अनुभव किया जा सके, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है। और दूसरी बात, चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या होता है बच्चों, टेस्ला होता है। ये जो टेस्ला है ये अमेरिकन इंजीनियर था जिसका पूरा नाम था निकोला टेस्ला, उसके सम्मान में यह रखा गया था। ठीक है, इसके बाद देखो अगला प्रश्न आपको मिल सकता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ को लेकर। देखो, एक नियम आता है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, और इस दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम को और किस नाम से जाना जाता है बच्चों, आप लोग याद रखना, इसे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम भी कहा जाता है। तो अगली परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम, और दक्षिण हस्त के अंगुष्ठ नियम का दूसरा नाम क्या होता है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम। समझना आप लोग मेरे शब्दों को ध्यान से। दक्षिण हस्त का जो अंगुष्ठ नियम है जिसे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम के नाम से जाना जाता है, इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ में, इस दाएं हाथ की बात कर रहा हूं, यदि हम दाएं हाथ में किसी विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े, इस जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, एक विद्युत धारावाही चालक है। अब ये मेरा दाहिना हाथ है। अब मैं इस दाहिने हाथ से इस विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ूं कि मेरा जो अंगूठा है वो विद्युत धारा की दिशा की ओर व्यक्त करे। अगर मेरा यह अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर व्यक्त करेगा तो यह मेरी जो अंगुलियां होगी वो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं में क्या होगी, इसके चारों तरफ लिपटी हुई होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है बच्चों, जब दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम की बात आती है तो आप लोग याद रखना, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ से किसी विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ें कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो हमारी जो अंगुलियां होगी वो विद्युत धारावाही चालक के चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या होगी, लिपटी हुई होगी। ठीक है, यही क्या कहलाता है, हमारा दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम कहलाता है, जिसे मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम के नाम से भी जाना जाता है। और इसका अगर आप लोग डायग्राम देखोगे तो आपको इस प्रकार से बना हुआ क्या होगा, दिखाई देगा। ठीक है, तो याद रखना दक्षिण हस्त का अंगुष्ठ नियम, इस नियम के अनुसार यदि हम अपने दाहिने हाथ से किसी विद्युत धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि हमारा अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो हमारी अंगुलियां विद्युत धारावाही चालक के चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लिपटी हुई होगी। ठीक है, चलो इसके बाद में बात आती है बच्चों, अगली परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है किसे लेकर, परिनालिका को लेकर। देखो क्या होती है परिनालिका, डेफिनेशन टाइप में यानी परिभाषित के रूप में मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। छोटे से बड़े क्वेश्चन तक का आंसर देना आप लोग सीख जाओगे अगर आप ध्यान से सुनोगे एक एक चीज़ को। तो
अब परिभाषा पूछ सकता है वो बच्चों आपसे किसको लेकर, परिनालिका को लेकर। देखो जब परिनालिका की बात आती है तो आप लोग याद रखना कि पास पास लिपटे हुए, पास पास लिपटे हुए विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलनाकार आकृति, ठीक है, बेलनाकार आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली होती है जिसे परिनालिका के नाम से जाना जाता है। और याद रखना जो परिनालिका होती है उस परिनालिका के भीतर प्रत्येक बिंदु पर, या हम लोग कह सकते हैं सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। तो अगर परिनालिका की परिभाषा पूछी जाए तो आप लोग कह सकते हैं कि सर पास पास लिपटी हुई विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलनाकार आकृति की अनेक फेरों वाली जो कुंडली होती है उसे परिनालिका के नाम से जाना जाता है। और परिनालिका के भीतर प्रत्येक जो बिंदु होता है उस प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो क्या होता है बच्चों, समान होता है। ठीक है, इसके बाद देखो परिनालिका के बाद आपसे पूछा जा सकता है बच्चों किसे लेकर, विद्युत चुंबक को लेकर, कि बताइए विद्युत चुंबक क्या होती है। देखो बच्चों जब विद्युत चुंबक को लेकर प्रश्न पूछा जाए तो आप लोग याद रखना यह जो परिनालिका होती है इस परिनालिका के भीतर क्या पाया जाता है, इस परिनालिका के भीतर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो आप लोग याद रखना परिनालिका के भीतर जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, उस प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में एक चुंबक का उपयोग किया जाता है। एक देखो अगर आप लोग याद करो परिभाषा किसकी, विद्युत चुंबक की, तो विद्युत चुंबक का मतलब हो गया बच्चों कि परिनालिका के भीतर जो प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम लोग चुंबक के रूप में करते हैं। तो इस प्रकार बना जो चुंबक होता है उसे विद्युत चुंबक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखो इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, जिसे बायां हाथ का नियम भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम जिसे बायां हाथ का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की, एक तो ये तर्जनी अंगुली, एक हो जाएगी आपकी मध्यमा और एक आ जाएगा आपका अंगूठा, तो कहने का मतलब ये हो गया फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम जिसे बायां हाथ का नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा इन तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि यह एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। यदि यह तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे और जो मध्यमा है वो अगर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे तो अंगूठा जो होगा वो उस चालक पर आरोपित बल की दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। तो आप लोग याद रखना बच्चों अगर आपसे पूछा जाए फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, ठीक है, तो जब फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम की बात की जाए तो आप लोग याद रखना इसे बाएं हाथ का नियम भी कहा जाता है। इस नियम के अनुसार यदि हम अपने बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा तीनों को इस प्रकार फैलाएं कि यह परस्पर क्या हो बच्चों, लंबवत हो। ठीक है, परस्पर लंबवत हो। तो यदि हमारी यह तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर संकेत करे, मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो हमारा जो अंगूठा होगा वह उस चालक पर आरोपित बल की दिशा को क्या करेगा, यहाँ पर प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसे फ्लेमिंग का वाम हस्त के नियम के नाम से जाना जाता है। क्लियर। इसके बाद में फिर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है दिक् परिवर्तक को लेकर। बताओ किसकी बात करी हमने, दिक् परिवर्तक की। तो दिक् परिवर्तक की जब बात की जाए बच्चों,
तो आप लोग याद रखना, दिक् परिवर्तक यह ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को क्या कर देते हैं, उत्क्रमित कर देते हैं। उत्क्रमित का मतलब होता है बच्चों बदल देते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, दिक् परिवर्तक के नाम से जाना जाता है। तो अगर मान लीजिए आपसे परिभाषा पूछ ली जाए कि बताइए दिक् परिवर्तक किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखना बच्चों, दिक् परिवर्तक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को क्या कर देते हैं, उत्क्रमित कर देते हैं, यानी बदल देते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, आप लोग याद रखना, अगर हम लोग विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर के अंदर जो विभक्त वलय होती है, यह विभक्त वलय बच्चों किसका कार्य करती है, दिक् परिवर्तक का कार्य करती है। ठीक है। अब इसी प्रकार देखो, एक प्रश्न यहाँ आपसे पूछा जा सकता है किसको लेकर, आर्मेचर को लेकर। देखो आर्मेचर से संबंधित जब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग याद रखना बच्चों कि जो कुंडली होती है, उस कुंडली को जिस नर्म लोहे की क्रोड के ऊपर लपेटा जाता है वह किस नाम से जानी जाती है, बताओ, आर्मेचर के नाम से जानी जाती है। तो आप सभी बच्चे याद रखना कि कुंडली जिस नर्म लोहे के क्रोड के ऊपर लपेटी जाती है उसे क्या कहा जाता है, आर्मेचर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद देखो यहाँ से आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण को लेकर। अगर बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण के संदर्भ में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो देखो यहाँ से आपसे किस प्रकार के वो प्रश्न पूछ सकता है और कौन कौन से प्रश्नों के बारे में बच्चों आपको जानकारी होना जरूरी है। देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण, याद रखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जब बात आती है तो देखो एक तो आप ले लो क्या नाम से चुंबक, ठीक है, और एक आप लोग क्या ले लो, कुंडली। जब कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति होती है तो उस कंडीशन में कुंडली पर विद्युत वाहक बल क्या करता है, कार्य करता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल के नाम से जाना जाता है। अतः यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानी जाती है। तो अगर बात की जाए बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण को लेकर तो आप लोग याद रखना कि जब कुंडली और चुंबक के बीच में सापेक्ष गति होती है तो कुंडली पर विद्युत वाहक बल क्या करता है, कार्य करता है, जिसे प्रेरित विद्युत वाहक बल के नाम से जाना जाता है। अतः यही घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नाम से जानी जाती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो आप लोग याद रखना विद्युत चुंबकीय प्रेरण की अगर खोज की बात करें तो इसकी खोज की थी बच्चों किसने, माइकल फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, माइकल फैराडे ने की थी। कब, 1831 में की थी। ठीक है। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक है वो मात्रक क्या होता है बच्चों, टेस्ला होता है। याद रखना आप लोग, एक टेस्ला किसके बराबर होता है, 10⁴ गॉस के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप लोग याद रखना एक टेस्ला का जो मान है वो किसके बराबर होता है, बताओ, 10⁴ गॉस के बराबर होता है। ठीक है। गॉस जो है वो आप लोग याद रखना विद्युत क्षेत्र का क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। क्लियर। इसके बाद देखो आपसे वह प्रश्न पूछेगा गैल्वेनोमीटर को लेकर। आप सबने पढ़ा है कि सर गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी विद्युत परिपथ में
विद्युत धारा के प्रवाह को क्या करता है, संसूचित करता है। याद रखना आप लोग, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की उपस्थिति को क्या करता है, संसूचित करता है। ठीक है, इससे हमें इस बात का पता चलता है कि विद्युत परिपथ के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस बात का पता करने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है, गैल्वेनोमीटर के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, गैल्वेनोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की उपस्थिति को क्या करता है, संसूचित करता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो है वो अपने जो शून्य बिंदु है उस शून्य बिंदु के दाईं ओर या बाईं ओर क्या हो सकता है, विक्षेपित हो सकता है। और यह बात किसके ऊपर निर्भर करती है, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा के ऊपर निर्भर करती है कि विक्षेप किस दिशा में उत्पन्न होगा। ठीक है, दूसरी चीज, गैल्वेनोमीटर के बाद में दो प्रश्न आते हैं आपके सामने। एक आता है प्रत्यावर्ती धारा और दूसरा आता है बच्चों दिष्ट धारा। याद रखना, अगर बात करें किसको लेकर, देखो सबसे पहला आएगा प्रत्यावर्ती धारा, जिसको शॉर्ट में एसी कहा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, सबसे पहले आया प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को शॉर्ट में एसी कहा जाता है। एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो आप लोग याद रखना, ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों में अपने दिशा में क्या करती है, परिवर्तन करती है। ध्यान से सुनना आप लोग मेरी बात, मैंने कहा ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों में अपनी दिशा में क्या करती है, परिवर्तन करती है, वह प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानी जाती है। और ऐसी युक्ति जो इस प्रकार की विद्युत धारा को क्या करती है, उत्पन्न करती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आपसे प्रश्न पूछा जाता है दिष्ट धारा को लेकर। दिष्ट धारा को बच्चों शॉर्ट में क्या कहा जाता है, डीसी कहा जाता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। ठीक है, तो ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी दिशा में क्या नहीं करे, परिवर्तन नहीं करे, ऐसी विद्युत धारा जो समय के साथ अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती है, उसे दिष्ट धारा के नाम से जाना जाता है। और ऐसी युक्ति जो दिष्ट धारा उत्पन्न करती है, उसे दिष्ट धारा जनित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दो प्रश्न आप लोग याद रखना, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा को लेकर। दिष्ट धारा जो होती है वो हमेशा एक ही दिशा में क्या होती रहती है, प्रवाहित होती रहती है, कभी भी अपनी दिशा क्या नहीं करती है, बदलती नहीं है। जबकि प्रत्यावर्ती धारा जो होती है बच्चों, वह एक समान समय अंतराल के बाद में अपनी दिशा को क्या कर लेती है, उत्क्रमित कर लेती है, अर्थात बदल लेती है। क्लियर। इसके बाद देखो फिर छोटा सा प्रश्न आता है, मेंस किसे कहते हैं। आप सभी बच्चों को मालूम है कि हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति जो है, हमारे घरों के अंदर विद्युत शक्ति की जो आपूर्ति है बच्चों, वो मुख्य तारों के द्वारा की जाती है। तो हमारे घरों के अंदर विद्युत शक्ति की जो आपूर्ति है वो जिन मुख्य तारों से की जाती है, उन्हीं मुख्य तारों को बताओ किस नाम से जाना जाता है, मेंस के नाम से जाना जाता है। तो हमारे घरों के अंदर जो विद्युत शक्ति की आपूर्ति जिन मुख्य तारों से होती है, वो दो प्रकार के तार होते हैं। एक होता है जिसे विद्युन्मय तार कहा जाता है और दूसरा होता है जिसे उदासीन तार के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे परिभाषा पूछ ली जाए बच्चों कि बताइए विद्युन्मय तार क्या होता है, तो आप लोग याद रखना, विद्युन्मय तार जो होता है उसको धनात्मक तार कहा जाता है। धनात्मक तार कहा जाता है। यह एक ऐसा तार होता है जिस पर लाल रंग का क्या चढ़ा हुआ रहता है, आवरण चढ़ा हुआ रहता है, जिसके ऊपर लाल रंग का विद्युत रोधी क्या चढ़ाया जाता है, आवरण चढ़ाया जाता है। तो आप लोग याद रखना कि हमारे घरों के अंदर
विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों से होती है जिन्हें मेंस कहा जाता है। मुख्य तार दो प्रकार के होते हैं, एक विद्युन्मय तार होता है, दूसरा उदासीन तार होता है। विद्युन्मय तार को धनात्मक तार कहा जाता है। यह वह तार होता है जिस पर लाल रंग का विद्युत रोधी आवरण चढ़ा हुआ रहता है। अगर उदासीन तार की बात करें दोस्तों तो इसे ऋणात्मक तार के नाम से भी जाना जाता है। बताओ इसे क्या कहा जाता है? इसे ऋणात्मक तार भी कहा जाता है। ठीक है, ऋणात्मक तार जो होता है वो ऐसा तार होता है जिस पर काले रंग का विद्युत रोधी क्या चढ़ा हुआ रहता है? आवरण चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार की कुछ परिभाषाएं हैं जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। फिर बात आती है कि भूसंपर्क तार क्या होता है। देखो, भूसंपर्क तार की अगर हम लोग बात करें, आप लोग याद रखना, यह एक ऐसा तार होता है जिसका विभव क्या होता है? शून्य होता है, और जो हमारी भूमि के अंदर गहराई में एक धातु की जो प्लेट होती है उससे क्या रहता है? संयोजित रहता है। तो आप लोग याद रखना, भूसंपर्क तार ऐसी धातु होती है जिसका विभव क्या होता है? शून्य होता है, और जो भूमि के अंदर गहराई में दबी हुई रहती है। ठीक है, भूसंपर्क तार की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो उपयोग है वो सुरक्षा के लिए, मतलब ऐसे उपकरण, ठीक है, ऐसे उपकरण जिनके ऊपर आपने कई बार देखा होगा, जैसे एक तो आती है क्या नाम से विद्युत इस्त्री जो आपकी प्रेस होती है, एक हो गया आपका रेफ्रिजरेटर, इसी प्रकार एक हो गया आपका टोस्टर। तो ये सब ऐसे उपकरण होते हैं, ठीक है, जिनमें भूसंपर्क तार का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। सुरक्षा के लिए उसका क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। और दूसरी बात आप लोग याद रखना, भूसंपर्क तार के ऊपर हरे रंग का क्या चढ़ाया जाता है? आवरण चढ़ाया जाता है, यानी आवरण चढ़ा हुआ रहता है। ठीक है, भूसंपर्क तार हमारी सुरक्षा का काम करता है, और इसे हम लोग क्या करते हैं? अपने घरों के पास में हमारी जो भूमि है उस भूमि के अंदर गहराई में एक धातु की प्लेट से क्या कर देते हैं? संयोजित कर देते हैं। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए शॉर्ट परिपथ क्या होता है? शॉर्ट परिपथ, देखो, जब विद्युन्मय तार और उदासीन तार दोनों जब एक सिद्ध में आ जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है? अतिभारण हो जाता है। ठीक है, और यही कंडीशन जो है, यही स्थिति किस नाम से जानी जाती है? शॉर्ट परिपथ के नाम से जानी जाती है। क्लियर? तो ये परिभाषा आप लोग याद रखना। अब आपने देखा चैप्टर का जो नाम था वो था बच्चों आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की परिभाषा पूछ ली जाए तो आप लोग याद रखना, जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। अतः यही घटना विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से जानी जाती है। तो अगर बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, तो आप लोग याद रखना कि जब किसी चालक से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसके दौरान उस चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। अतः यही घटना विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से जानी जाती है। क्लियर? अब देखो अगला प्रश्न आता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषता और गुण बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, ये याद रखना। सबसे पहले हम लोग जानेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। पहला पॉइंट आप लोग याद रखना बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं भी कहा जाता है। ठीक है, यह काल्पनिक रेखाएं होती है और चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती है? प्रदर्शित हो जाती है। 3 पॉइंट आप लोग याद रखना इसकी विशेषता को लेकर। सबसे पहले तो देखो आप लोग क्या ध्यान में रखोगे, हमने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं
चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय बल रेखाएं भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरी बात, यह काल्पनिक रेखाएं होती है और चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो जाती है बच्चों, प्रदर्शित हो जाती है। अगर बात करें चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण को लेकर कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में क्या क्या गुण होते हैं, तो सबसे पहला गुण आप लोग याद रखना कि यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव से मिलती है। सबसे पहला पॉइंट आप लोग याद कर लेना बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती है वह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलकर चुंबक के दक्षिणी ध्रुव से मिलती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक बंद वक्र का क्या करती है, निर्माण करती है। एक बंद वक्र का क्या करती है, निर्माण करती है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है। चुंबक के जो ध्रुव होते हैं उनके समीप तो यह पास पास होती है, जबकि चुंबक के ध्रुव से दूर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर क्या होती है बच्चों, स्थित होती है। तो इस प्रकार आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण याद रखने हैं। क्लियर। तो यहाँ से भी आपका एक बड़ा प्रश्न तैयार हो गया। अगर 4 नंबर का प्रश्न भी पूछे तो भी आप लोग यहाँ से अपना आंसर दे सकते हो। इसके बाद वो आपसे पूछता है बच्चों कि बताइए चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की जो सुई है वो विक्षेपित क्यों हो जाती है। अभी हमने पढ़ा था कि सर दिक् सूचक की जो सुई होती है, दिक् सूचक की जो सुई होती है ना, वह क्या होती है बच्चों, एक छोटा छड़ चुंबक होती है। ठीक है। देखो प्रश्न है आपका, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। तो हमने पढ़ा सर दिक् सूचक की सुई जो है वो क्या होती है, एक छोटा बार चुंबक होती है। ठीक है। इस कारण जब इसको चुंबक के निकट लाया जाता है तो चुंबक के निकट लाने पर आपको पता है वो जैसे ही चुंबक के निकट आएगी मतलब वो किस में आ जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगी। जब वह चुंबकीय क्षेत्र में आ जाएगी तो उस पर क्या होगा, बल युग्म लगेगा। ठीक है। और जिसके कारण वह क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। ठीक है। आगे देखो अगला प्रश्न है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका, एक बार फिर से सुनना। इससे पहले वाला प्रश्न था चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है। दिक्सूचक की सुई एक छोटा बार चुंबक होती है, जैसे ही वह चुंबक के निकट आती है तो चुंबकीय क्षेत्र में आती है और चुंबकीय क्षेत्र के संपर्क में आने के कारण उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, जिसके कारण वह क्या हो जाती है, विक्षेपित हो जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में यानी चुंबक के आसपास का क्षेत्र, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित जो बल है वो कब अधिकतम होता है, जब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या होती है, लंबवत होती है। तो याद कर लेना आप लोग, अगर विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा, विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या हो, लंबवत हो, तो उस कंडीशन में चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल का मान क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर होगा जब विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा लंबवत होगी किसके, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट प्रश्नों की तरफ। अब बात आती है बच्चों फ्यूज तार का अनुमतांक। अनुमतांक का मतलब होता है बच्चों रेटिंग, 15 एम्पियर है। तो इस कथन का क्या अर्थ होगा। देखो एक प्रश्न आपके सामने लिया कि फ्यूज तार का अनुमतांक यानी रेटिंग 15 एम्पियर है, तो बताइए इस कथन का क्या अर्थ होगा। याद रखना, यदि फ्यूज तार का अनुमतांक 15 एम्पियर है तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं
कि उस विद्युत परिपथ में अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 एम्पियर की विद्युत धारा को क्या किया जा सकता है, उसके अंदर से प्रवाहित किया जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि यदि फ्यूज तार का अनुमतांक यानी यदि फ्यूज तार की रेटिंग 15 एम्पियर है तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि उस विद्युत परिपथ में ज़्यादा से ज़्यादा 15 एम्पियर की विद्युत धारा क्या की जा सकती है, प्रवाहित की जा सकती है। अगर आपने 15 से ज़्यादा एम्पियर की विद्युत धारा को उसमें से प्रवाहित कर दिया तो आपका जो फ्यूज है वो क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा, और फ्यूज पिघल जाएगा तो विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो क्या हो जाएगा, आपका रुक जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, बैटरी चार्जर में प्रयुक्त विद्युत धारा कौन सी है। बैटरी जो चार्जर होता है उसमें कौन सी विद्युत धारा का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग याद रखना डीसी डायरेक्ट करंट यानी दिष्ट धारा का क्या किया जाता है बच्चों, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताइए विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था बच्चों कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी सन 1831 के अंदर माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, चलो अगला प्रश्न वो आपसे पूछेगा एमआरआई को लेकर। देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक प्रश्न तो आपका ये बन सकता है कि एमआरआई का पूरा नाम, इसका पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, याद रखना बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए एमआरआई का पूरा नाम क्या होता है तो आप लोग कहोगे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसका मतलब होता है चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। याद रखना, चुंबकीय अनुनाद, चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। ठीक है बच्चों, एमआरआई का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसे चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस विधि का जो उपयोग है वो हमारे शरीर के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के प्रतिबिंब को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, याद रखना ये चीज़ भी आप लोग। आगे आपसे पूछा जा सकता है बच्चों कि बताइए मानव शरीर के ऐसे 2 भाग बताओ जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है। अरे हमारे शरीर के ऐसे 2 भाग कौन कौन से हैं बच्चों जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना महत्वपूर्ण है, तो आप लोग याद रखना, एक आएगा आपका मस्तिष्क, दूसरा आएगा आपका बच्चों हृदय। ठीक है, एक होगा आपका मस्तिष्क, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, हृदय। 2 ऐसे भाग हैं जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना क्या है, महत्वपूर्ण है। और आपने कई बार देखा होगा एमआरआई की जो जांच है वो हमारे मस्तिष्क की जाती है। ठीक है, आगे देखो, फिर इसके बाद आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल का जो विचार है वो किसने प्रस्तुत किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल का विचार किसने किया था, आपका आंसर होगा फ्रांसीसी वैज्ञानिक, फ्रांस का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम क्या था बच्चों, आंद्रे मेरी एम्पियर। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया था कि किस प्रकार से एक गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। तो आप लोग याद रखना, चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल का जो विचार है वो किसने प्रस्तुत किया था,
तो फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे आंद्रे मैरी एम्पियर। ठीक है, इनके अनुसार इन्होंने बताया कि किस प्रकार एक गतिशील चुंबक का उपयोग विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बात आती है चुंबकीय फ्लक्स को लेकर। देखो बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स की जब बात आती है, याद रखना चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो मात्रक क्या होता है बच्चों, वेबर होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो आप लोग याद रखना बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो होता है वेबर। वेबर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है। ठीक है, अब देखो चुंबकीय फ्लक्स का मतलब ये हो गया, एक चुंबक होता है, चुंबक के चारों ओर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो आपका वो है पृष्ठ, उस पृष्ठ पर अधिकतम, उस पृष्ठ पर आरोपित आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में जो पृष्ठ है उस पृष्ठ पर आरोपित अधिकतम चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसे चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। तो यदि प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछा जाए कि चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित करते हुए मात्रक बताइए, तो आप लोग कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के, चुंबकीय क्षेत्र में जो पृष्ठ है उस पृष्ठ पर आरोपित, देखो आरोपित का मतलब तो होता है लगने वाला, यह तो बल के लिए काम में लिया जाता है। ठीक है, और अब मैं आपसे कहूं कि क्या नाम है, जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उस चुंबकीय क्षेत्र में जो आपका पृष्ठ है उस पृष्ठ के अनुदिश यानी उस पृष्ठ के लंबवत, ठीक है, उस पृष्ठ के लंबवत अधिकतम यानी ज़्यादा से ज़्यादा खींची जा सकने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की जो संख्या है उसे क्या कहा जाता है, चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जाना जाता है। तो सिंपल सी आप लोग परिभाषा याद रखना बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत अधिकतम खींची जा सकने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय फ्लक्स के नाम से जानी जाती है। और चुंबकीय फ्लक्स का जो मात्रक है वो क्या होता है, वेबर होता है। ठीक है, चलो इसके बाद देखो आगे किस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, याद रखना चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या होता है बच्चों, ऑर्स्टेड। याद रखना चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता का मात्रक है वो क्या होता है बच्चों, ऑर्स्टेड होता है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे ऑर्स्टेड क्या है। बात की जाए व्यावसायिक मोटर को लेकर, देखो व्यावसायिक मोटर में और जो हमारे जनरली मोटर होती है, एक जो नॉर्मल मोटर होती है, उनमें क्या फ़र्क होता है। जब व्यावसायिक मोटर की बात करते हैं ना, तो आप लोग याद रखना व्यावसायिक जो मोटरें होती है उनमें स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का क्या किया जाता है बच्चों, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखना व्यावसायिक मोटरों में स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ जो कुंडली होती है वो नर्म लोहे के क्रोड के ऊपर लपेटी जाती है। ठीक है, और विद्युत जो धारावाही आपकी कुंडली होती है, ठीक है, उस विद्युत धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या क्या होती है, अधिकतम होती है। तो तीन चीज़ें यहाँ से आप लोग याद रखना, व्यावसायिक मोटर में स्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, विद्युत धारावाही कुंडली जो है वो नर्म लोहे के क्रोड के ऊपर लपेटी हुई रहती है, और दूसरी चीज़ कुंडली में फेरों की संख्या जो है वो क्या होती है बच्चों, अधिकतम होती है। ठीक है, तो इस प्रकार इन सब चीज़ों का आप लोग याद रखना। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है। हमने पीछे पढ़ा था टेस्ला होता है, और अमेरिकन इंजीनियर था निकोला टेस्ला, जिसके सम्मान में रखा गया था। एक टेस्ला का मान होता है 10 की घात 4 गॉस के बराबर। ठीक है,
आगे देखो, ऐसी युक्तियां जिनमें विद्युत धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्रों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यहां से आप लोग ध्यान से सुनना, ऐसी युक्तियां जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग किया जाता है, आप लोग कह सकते हैं बच्चों विद्युत मोटर, आप लोग कह सकते हैं विद्युत जनित्र, आप लोग कह सकते हैं क्या नाम से एक वो आता ना माइक्रोफोन। ये सब ऐसी युक्तियां होती है जिनमें विद्युत धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्रों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है बच्चों कि चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर यानी बदलने पर बल की जो दिशा है वो भी क्या हो जाती है, उत्क्रमित हो जाती है। याद रखना, यहां से आपका प्रश्न है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा उत्क्रमित करने पर यानी बदलने पर बल की जो दिशा है वो भी क्या हो जाती है, बदल जाती है यानी उत्क्रमित हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, छड़ विस्थापन किस समय अधिकतम होता है। वही बात जो अभी पहले मैंने आपको समझाई थी, छड़ में विस्थापन कौन सी कंडीशन में अधिकतम होगा, जब चालक में जो धारा प्रवाहित हो रही है, जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या होगी, लंबवत होगी। ठीक है, अगर चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो आप लोग याद रखना बच्चों, छड़ में विस्थापन उस समय क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, अब आता है आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। देखो ओर्स्टेड अभी पीछे आया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, मात्रक होता है। तो ओर्स्टेड एक वैज्ञानिक था जिनका पूरा नाम था हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। इनका प्रयोग क्या था, इसको मैं एक बार आपको थोड़ा सा ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड का प्रयोग देखो, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड का प्रयोग। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने सबसे पहले क्या किया, एक सीधा व मोटा क्या ले लिया, तांबे का तार। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ध्यान देना बच्चों। देखो हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने ना सबसे पहले क्या किया, एक सीधा व मोटा क्या लिया, तांबे का तार ले लिया। ठीक है, और उस तार के लंबवत उन्होंने क्या रखा, एक आयत के आकार का कागज का टुकड़ा, मान लो इसको नाम दे दिया ए बी सी डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका सीधा व मोटा तांबे का तार। क्लियर, इसको क्या नाम दे दिया, एक्स वाई। एक्स वाई दो सिरे हो गए सीधे व मोटे तांबे के तार के। ठीक है, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने क्या किया बच्चों, सबसे पहले एक सीधा व मोटा तांबे का तार लिया
और उस तार के लंबवत उन्होंने क्या किया, किसको रखा, एक आयत के आकार के कागज के टुकड़े को रखा जिसको हमने क्या नाम दे दिया, ABCD, और उस पर उन्होंने क्या किया, एक छोटी दिक्सूचक की सुई रखी। ये हो गई आपकी छोटी दिक्सूचक। क्लियर? देखो छोटी दिक्सूचक। अब इस एक सिरे को उन्होंने किससे जोड़ा, प्रतिरोध से। फिर आगे क्या लगा दिया उन्होंने, एमीटर, और इधर क्या लगाई, एक बैटरी, और एक क्या लगा दी, कुंजी, और उसको क्या किया, दूसरे सिरे से जोड़ दिया। यह हो गई आपकी कुंजी, यह हो गया बैटरी का ऋण टर्मिनल, और यह हो गया आपका धन टर्मिनल। विद्युत धारा बहेगी आपकी प्लस से माइनस की ओर, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, देखो इस प्रकार का उन्होंने प्रयोग किया। इस प्रयोग से हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने क्या निष्कर्ष निकाला, ध्यान से सुनना। इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जब इस विद्युत धारावाही चालक में विद्युत धारा का क्या किया जाएगा, प्रवाह किया जाएगा। ठीक है, जब ये आपका एक धातु का तार है, धातु का क्या है, यह धारावाही चालक है। जब इस धातु के धारावाही चालक में से विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो यह दिक्सूचक की जो सुई है वो क्या होगी, विक्षेपित होगी। ठीक है, और दिक्सूचक की सुई विक्षेपित होगी तो इस धातु के धारावाही चालक के आसपास में चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। यह प्रयोग था किसका, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड का। ध्यान रखना, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने किसके बारे में जानकारी दी थी, विद्युत चुंबकत्व के बारे में जानकारी दी थी। बताओ, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने किसके बारे में जानकारी दी थी बच्चों, आप लोग याद रखना, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने विद्युत चुंबकत्व के बारे में जानकारी दी थी। विद्युत चुंबकत्व, पहला प्रश्न आपका तैयार हुआ। बताओ विद्युत चुंबकत्व के बारे में जानकारी किसने दी, आपने कहा सर हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने। ठीक है, दूसरी बात, इनके अनुसार विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से संबंधित है। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड के अनुसार विद्युत और चुंबकत्व एक दूसरे से क्या है बच्चों, संबंधित है। ठीक है, दूसरी चीज, इन्हीं के सम्मान में विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक क्या रखा गया, ओर्स्टेड रखा गया। ठीक है, तो हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने क्या किया, एक सीधा व मोटा तांबे का तार लिया और उसके लंबवत उन्होंने एक आयताकार क्या रखा, कागज का टुकड़ा, जिस पर उन्होंने एक क्या रखी, छोटी दिक्सूचक। ठीक है, अब जो सीधा व मोटा तांबे का तार था उसके एक सिरे को उन्होंने प्रतिरोध से जोड़ा, फिर एमीटर से जोड़कर बैटरी से क्या कर दिया, संयोजित कर दिया, और दूसरे सिरे को कुंजी लगाकर बैटरी के दूसरे टर्मिनल से उन्होंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो इससे निष्कर्ष क्या निकला, इससे हमें पता चला कि जब धातु के धारावाही चालक में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो छोटी दिक्सूचक जो सुई है वो क्या करती है, विक्षेप उत्पन्न करती है, जिससे इस धातु के चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब देखो दो इम्पोर्टेंट प्रश्न, जहां तक है एग्जाम में 100% यहां से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। दोनों चीज़ों को ढंग से तैयार कर लो, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र,
इनके क्या सिद्धांत है, इनका किस प्रकार से उपयोग करेंगे, ठीक है। इन सब चीज़ों को लेकर चित्र आपके सामने है, आप लोग भी इनका एक आध बार जरूर प्रैक्टिस कर लेना इनको बनाकर। हो सकता है दोनों में से एक प्रश्न आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिले। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों विद्युत मोटर को लेकर। विद्युत मोटर की बात करें तो विद्युत मोटर जो है बच्चों वो क्या होती है, एक घूर्णन युक्ति होती है, यानी निरंतर घूमने रहने वाली क्या होती है, एक युक्ति होती है, ठीक है। विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। देखो दो चीजें यहां से आप लोग याद रखना। विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति होती है जो निरंतर घूमती रहती है। विद्युत मोटर क्या करती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है, ठीक है। विद्युत मोटर का उपयोग विद्युत पंखों में, रेफ्रिजरेटरों में, वॉशिंग मशीनों में, कंप्यूटरों में और MP3 प्लेयरों में किया जाता है। अब यहाँ से एक प्रश्न आपका बनता है कि बताइए विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है, ठीक है बच्चों। यह आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए विद्युत मोटर का सिद्धांत क्या है। तो आप लोग देखना, जब आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और जब इसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो दो बराबर तथा विपरीत बल इस कुंडली पर लगते हैं जो इसे लगातार क्या करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। तो सबसे पहले आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर का सिद्धांत बताइए। तो विद्युत मोटर के जब सिद्धांत की बात की जाए बच्चों तो आप लोग याद रखना कि जब आयताकार कुंडली को, आयत के आकार की कुंडली को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो दो बराबर तथा विपरीत बल इस कुंडली के ऊपर लगते हैं जो कुंडली को निरंतर क्या करते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। अब देखो यह आपका चुंबक है, अब इसके आसपास का ये पूरा क्षेत्र जहाँ तक इसके प्रभाव को अनुभव किया जा सकेगा, बताओ क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। ये पूरा आपका चुंबकीय क्षेत्र है। इस चुंबक के दो ध्रुव हो गया आपके नॉर्थ और साउथ। हमने क्या किया, इस चुंबकीय क्षेत्र में किसको रखा, एक आयताकार कुंडली को रखा, उसको नाम दिया ABCD, ठीक है। अब इस आयताकार कुंडली के दोनों सिरों को या हमने क्या किया, देखो विभक्त वलय के दो अर्धभागों से हमने क्या कर दिया, उनको संयोजित कर दिया, ठीक है। और एक हमने क्या लगा दी, बैटरी, और एक हमने क्या लगा दी, कुंजी। क्योंकि विद्युत मोटर है तो विद्युत मिलेगी तभी तो यांत्रिक ऊर्जा का ये क्या करेगी, निर्माण करेगी, ठीक है। तो इसको विद्युत चाहिए, मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा, बैटरी लगाना पड़ेगा। जब आप स्विच दबाओगे तो यह विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण कर देगी किसमें, यांत्रिक ऊर्जा में। तो ये एक घूर्णन युक्ति होती है जो निरंतर क्या करती रहती है, घूमती रहती है, ठीक है। तो सिद्धांत आप लोग याद रखना कि जब आयताकार कुंडली को विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, और जब उसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो आयताकार कुंडली पर दो विपरीत तथा बराबर बल लगते हैं जो इसे क्या करते हैं, निरंतर घुमाते रहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। अब देखो इसी में आगे कुछ पॉइंट है इससे संबंधित जो आप लोग याद रखोगे। ABCD क्या आती है आपकी, पीछे आप लोग डायग्राम में देखना। ABCD एक विद्युत रोधी तार की क्या थी, आयताकार कुंडली थी। N और S क्या थे, चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुव थे। कुंडली की भुजाएं AB और CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या थी, लंबवत थी। यानी चुंबकीय क्षेत्र अगर आपका इस प्रकार से है तो वो इस प्रकार से क्या थी, लंबवत थी। देखा था ना आपने, क्लियर।
तो कुंडली की भुजाएं ए बी और सी डी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के क्या थी, लंबवत थी। एम और एन यहाँ पर क्या थी, आपके पास में दो विभक्त वलय। क्लियर। कुंडली के दोनों सिरे, कुंडली के जो दोनों सिरे थे, पीछे देखा था ना आपने, ये वाले दोनों सिरे, एक आपका ये वाला सिरा हो गया, दूसरा आपका ये वाला सिरा हो गया। ठीक है। तो ये जो कुंडली के दोनों सिरे हैं यह अर्धभागों से जुड़े हुए होते हैं, जिनकी भीतरी सतह क्या होती है, विद्युत रोधी। और एक्स वाई हमने दो स्थिर ब्रशों का क्या किया, प्रयोग किया। जब देखो, जब हम लोग इसमें विद्युत धारा का क्या करते हैं, यहाँ से प्रवाह करते हैं, तो विद्युत धारा बैटरी के धन, जो बैटरी का जो धन जो सिरा है, जो धनात्मक सिरा है, इससे निकलकर ब्रुश एक्स से होते हुए आयताकार कुंडली ABCD में प्रवेश करती है और ब्रुश वाई से होते हुए बैटरी के दूसरे सिरे के ऊपर आ जाती है। ठीक है। तो यहाँ आपने देखा कि ये जो AB है, इस कुंडली की जो AB भुजा है, इस पर आरोपित बल इसे क्या करता है, अधोमुखी धकेलता है, जबकि भुजा CD पर आरोपित जो बल है वह इसे क्या करता है, ऊपरी मुखी धकेलता है, जिससे यह निरंतर घूमती रहती है। तो आप लोग याद रखना कि कुंडली की जो भुजा AB है, इस AB पर आरोपित बल यानी लगने वाला जो बल है वह इसे अधोमुखी धकेलता है, जबकि भुजा CD पर लगने वाला जो बल है, आरोपित बल, वह इसे ऊपरी मुखी धकेलता है, जिससे यह निरंतर घूमती रहती है। और इस प्रकार आपकी विद्युत मोटर जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या करती रहती है बच्चों, बदलती रहती है। ठीक है। तो देखो प्रश्न किस प्रकार का आप लोग याद रखोगे। विद्युत मोटर एक घूर्णन युक्ति होती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करती है। उपयोग पूछे तो विद्युत पंखों में, क्या नाम से, रेफ्रिजरेटरों में, वॉशिंग मशीनों में, कंप्यूटरों में, MP3 प्लेयरों में, इन सब में इसका क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अगर विद्युत मोटर का सिद्धांत आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो विद्युत मोटर के सिद्धांत में आप लोग याद रखना कि जब आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, जब आयताकार कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है और जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो दो बराबर तथा विपरीत बल लगते हैं जो इसे लगातार घुमाते रहते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, फिर आपने पढ़ा कि ABCD विद्युत रोधी तार की एक आयताकार कुंडली है। N और S चुंबकीय क्षेत्र के दो ध्रुव है। कुंडली की भुजाएं AB और CD चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत होती है। M और N क्या है, यहाँ पर विभक्त वलय है और इन्हीं विभक्त वलयों का क्या नाम से दिक् परिवर्तक के रूप में क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यह विभक्त वलय क्या करते रहते हैं, इसकी जो दिशा है उसको उत्क्रमित करते रहते हैं, यानी निरंतर बदलते रहते हैं समान समय अंतरालों के पश्चात। कुंडली के दोनों सिरे विभक्त वलय के दो अर्धभागों से जुड़े हुए होते हैं, जिनकी भीतरी सतह विद्युत रोधी होती है। X और Y दो स्थिर चालक ब्रुश होते हैं। और आपने पढ़ा कि विद्युत धारा बैटरी से चलकर चालक ब्रुश X से होते हुए कुंडली ABCD में प्रवेश करती है तथा चालक ब्रुश Y से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पर आ जाती है। तो ये पूरा आपका गेम हो गया बच्चों, किसका, विद्युत मोटर का। अब लास्ट टॉपिक बचता है आपके इस पूरे चैप्टर का, और वो है आपके सामने विद्युत जनित्र। इसे AC जनरेटर के नाम से जाना जाता है, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र इसको कहा जाता है। ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या करता है बच्चों, याद रखना, यांत्रिक जो ऊर्जा होती है उस यांत्रिक ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। अब इसको विद्युत की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यह आपको स्वयं क्या करता है, विद्युत देता है। तो यहाँ आपको बैटरी जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ क्या जोड़ना होगा, आपको गैल्वेनोमीटर को जोड़ना होगा, जो इस विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को क्या करेगा, संसूचित करेगा। ठीक है। देखो, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का जो उपयोग है,
वो चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिससे या जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो आप लोग याद रखना बच्चों कि विद्युत जनित्र में यांत्रिक जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसके फलस्वरूप विद्युत धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। ठीक है। दूसरी बात, अब अगर इसके सिद्धांत की बात करें तो आप लोग याद रखना बच्चों, एसी जनित्र में यानी विद्युत धारा जनित्र में, ठीक है, एक प्रबल विद्युत क्षेत्र की आयताकार कुंडली होती है। याद रखना, एसी जनित्र में यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में एक प्रबल विद्युत क्षेत्र की क्या होती है, आयताकार कुंडली होती है, जो कौन सी है, ABCD। ठीक है, जिसमें स्थायी चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में, ये स्थायी चुंबक के दो ध्रुव हो गए N और S, इनके बीच में एक क्या होता है बताओ, प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, इससे बल आघूर्ण द्वारा धारा क्या होती है बच्चों, उत्पन्न होती है। क्लियर। तो ये किसका सिद्धांत था, विद्युत जनित्र का सिद्धांत, आप लोग यहां से याद कर लेना। क्लियर। दूसरी चीज, स्लिप रिंग का मतलब होता है वलय। इसमें दो स्लिप रिंग कुंडली के संपर्क में रहते हैं, ये देखो यहां आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, जो बलवाहक ब्रुश के साथ में होते हैं। क्लियर। जो बिना किसी अवरोध के यानी बिना किसी बाधा के निरंतर घूमते रहते हैं। ठीक है। और कुछ दो चार बातें जो आप लोग याद रखना, एक घूर्णी आयताकार कुंडली कौन सी है, ABCD। पीछे आपने देखा ABCD जो थी वो क्या थी आपकी, एक घूर्णी आयताकार कुंडली। स्थायी चुंबक के दो ध्रुव थे N और S, दो वलय थे आपकी R1 और R2, जिनसे कुंडली के दोनों सिरे आपके जुड़े हुए थे। ठीक है, ब्रूस हो गया आपके B1 और B2, और एक आपने पढ़ा कि दोनों ब्रूसों के बाहरी सिरे बाहरी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर से क्या होते हैं बच्चों, संयोजित होते हैं। अब देखो यहां तक आपका काम कंप्लीट हो गया। तो आज के इस सेशन के दौरान बच्चों हमने बात करी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को लेकर। इसका कंप्लीट आज हमने रिवीजन किया, और इससे संबंधित किस प्रकार के इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, इन सभी बातों का हमने क्या किया, अध्ययन किया।